तो दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा अलंकार। अलंकार क्या होता है, क्या चीज़ है अलंकार जो बच्चे से देखकर घबरा जाते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयालंकार। ये तीनों भेद अलंकार के होते हैं। मैं आपको ये तीनों भेद डिटेल से बताऊंगा कि क्या होता है अलंकार, किस चीज़ से बना होता है अलंकार। तो दोस्तों मेन पॉइंट पर आते हैं हम, अलंकार की परिभाषा। अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे बना है ये। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला अलम प्लस कार। अलंकार, यहाँ पर अलंकार तो होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही उसको जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार को प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कोई हमने वाक्य लिखा, अब वो शोभा नहीं दे रहा, तो हम उसमें अलंकार लगाकर उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो अलंकार जो होता है आभूषण की तरह होता है, अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य में रस और शब्द की शक्तियों की प्रसंगिता गद्य और पद दोनों में ही की जाती है। साहित्यों में रस और शब्द की शक्तियों की प्रसंगिता गद्य और पद दोनों में ही की जाती है, परंतु कविता में इन दोनों के अलावा भी अलंकार, छंद और विंग का प्रयोग किया जाता है, जो कविता में विशिष्टता लाने का काम करता है। हालांकि पाठ्यक्रम में कविताओं को अपना आधार मानकर ही अलंकार, छंद, विंग और रस को विवेचना की जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है अलंकार। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे कि भूषण बिना न सोई कविता वानित मित। ये कविता है, भूषण बिना न सोई, वानिता मित की है। अतः काव्य को शब्द व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहला जाता है। अतः काव्य को शुद्ध व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अलंकार के प्रयोग का आधार। अलंकार के प्रयोग क्या क्या आधार है ये देखेंगे। कोई भी कवि कथनीय वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकारों को प्रयुक्त करता है। तो कोई भी जो कवि है वो अपनी वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्त देने की सोच से अलंकार को प्रयुक्त करता है, जिनके द्वारा वह अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करता है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव कराता है। कवि के मन का ओज ही अलंकारों का असली कारण है। असली कारण क्या है अलंकारों का? कवि के मन का ओज ही अलंकारों का असली कारण होता है। जो व्यक्ति रुचि भेद आडंबर या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्द अलंकार का प्रयोग करता है। लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है वह व्यक्ति अर्थ अलंकार का प्रयोग करता है। आप समझ गए होंगे, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्द अलंकार का प्रयोग करता है जो चमत्कार प्रिय होता है,
लेकिन जो व्यक्ति भावुक होता है वह व्यक्ति अर्थ अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार के भेद शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभयंग अलंकार। तो हम देखेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार होता क्या है? तो दोस्तों हम अभी इसको देखने वाले हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। चलो हम देखते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। अब हम जाते हैं शब्द अलंकार पर। किस पर? शब्द अलंकार पर अब हम जाते हैं। दोस्तों शब्द अलंकार पर हम जाते हैं। शब्द अलंकार होता क्या है तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शब्द अलंकार की परिभाषा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं शब्द अलंकार की परिभाषा। होता क्या है ये शब्द अलंकार? और हाँ दोस्तों, ये अलंकार का ही भेद है। शब्द अलंकार कोई अलग अलंकार नहीं है। तो देखते हैं, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए। कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं हम। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की वार वार आवृत्ति हो। अनुप्रास क्या होता है? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण को वार वार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की वार वार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है वही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें कहाँ है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखो कितनी बार चा का प्रयोग किया है। चारू चा, चंद्र चा, चंचल चा। ये सब बार बार जिसकी आवृत्ति हो रही है, लगातार जिस चीज की बार बार आवृत्ति हो रही है शब्द की, वह अनुप्रास अलंकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस शब्द काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और देखते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देखते हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति हो से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, अतः यह अनुप्रास का उदाहरण होगा। आपको मैंने अभी वही बताया था कि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वही अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। सेकंड है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य को सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। तो इसमें
अनुप्रास अलंकार में क्या था, किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार यमक अलंकार में काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वही यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में होती है। पहले घटा शब्द का वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ, अतः यह यमक अलंकार है। आपको वहाँ बताया था कि इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मतलब इसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्द अलग नहीं हो सकता। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, एक जगह पहले हो रहा है कि घटा का अर्थ है पहले वर्षा काल में उड़ने वाली मेघालय, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ, क्या कम हुआ, अतः यह यमक अलंकार है। थर्ड अलंकार देखते हैं क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष जो है इन दोनों अलंकार से अलग है, बिल्कुल अलग। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी, सब सून पानी गए ना उभरे मोई मानस चून। तो ये एक पंक्ति है, रचना है। तो इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहा है कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। ये पानी का अर्थ है, विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तो आपने देख रहे होंगे आप कि किस तरह है ये श्लेष अलंकार। ये उन दोनों ही अलंकार से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द विभिन्न अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे अभी पानी के 2 अर्थ थे, पहला क्या था, मनुष्य में हमेशा विनम्रता रहनी चाहिए, और दूसरा था आभा, तेज या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और देखते हैं पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे, चून जो कहते हैं हम, आटा से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। आप रोटी खाते होंगे तो जब आटा मलते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, अगर वो पानी नहीं डालेंगे तो ना आटा मलेगा ना आप रोटी खाएंगे। तो इसी तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, और मोती का मूल्य उसके आभा के बिना नहीं हो सकता। ये उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, मतलब विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह अनुप्रास श्लेष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा, श्लेष अलंकार। इसमें श्लेष अलंकार में एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। और नेक्स्ट पढ़ा था यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। क्या होती है? एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वह यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो,
मतलब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? शब्द अलंकार। ये शब्द अलंकार के भेद थे 3। अब पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार। अब क्या पढ़ेंगे हम? अर्थ अलंकार। अब है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में देखते हैं हम। तो दोस्तों शब्द अलंकार में कितने भेद थे? 3। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब उसका अलंकार का दूसरा भेद है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। मतलब समझे नहीं आप? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के भेद देखते हैं। अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। बाप रे बाप, इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 5 हैं या 10 हैं या 20 हैं, कितने भी हो, हमको सिर्फ उसको स्पेशली तरीके से समझना है। सिर्फ समझना है। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। देखते हैं अभी कौन कौन से होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां मानवीकरण अलंकार। तो आपने ये 5 अलंकार पढ़ लिए। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां मानवीकरण अलंकार। तो पहला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? क्या खासियत है इसकी? उप का अर्थ है समीप से। उप का अर्थ है समीप से, मतलब समीप क्या? बगल में, पास में। जो समीप हमारे पास की वस्तु उसको ही हम समीप कहते हैं। तो उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। पा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब गलती हो गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। क्या था? जब दो विभिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, एक तरह से कंपैरिजन, तुलना या देखना, यही होता है उपमा अलंकार। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। मतलब किसी चीज़ को किसी के समान रखना। अभी बताया था किसी वस्तु को किसी के समान रखना ही उपमा अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार देखते हैं। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। क्या था? जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया। मतलब किसी चीज़ के समान रख देना। अब वो खिलौना के समान ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया। अब भाई खिलौना कोई चांद तो हो नहीं जाएगा, तो मतलब किसी चीज़ की जगह रख देना। जैसे खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यही अतएव यह रूपक अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? किसी चीज़ को किसी वस्तु के समान रख देना। नेक्स्ट है
उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि मैं मनु जनु मेरे जानता मनु मोनऊ, ये सब निश्चय ईव आदि आता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनऊ मोनू निश्चय ईव आदि आता है, अगर किसी पंक्ति में, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख्य के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं क्या होता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो इस वाक्य में कितनी बात बड़ा चढ़ाकर कही। अपार, घोड़ा से उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब पार पार हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तो यही होता अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। वाह, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार क्या था? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मानवीय अलंकार वह होता है जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसको भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपकी समझ में ना आया हो तो दोबारा समझ लेना, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कुछ नहीं है अलंकार, सिर्फ समझने की देर है। जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर किया जाए वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो वही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं रूपक अलंकार। जब उपमान में उपमेय में या अभेद दिखाया जाए तब वह रूपक अलंकार होता है। मतलब किसी चीज़ को किसी की समानता में दिखाना। जैसे खिलौने में चांद को ही खिलौना बोल दिया तो यही रूपक होता है, रूपक अलंकार।
फर्स्ट है उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना, मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु के समान रख देना। दो विभिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए, इसमें दो विभिन्न वस्तुओं में कोई समानता दिखाई जाए, जैसे कर कमल सा कोमल, मतलब उसके समान रख दिया है, तो यही उपमा अलंकार है। तो हमने क्या कर लिया, शब्द अलंकार कर लिया, अर्थ अलंकार कर लिया। अब हम करेंगे उभ्याम अलंकार। उभ्याम अलंकार होता क्या है, क्या तोफ है ये। उभय अलंकार की परिभाषा है ऐसा अलंकार जिससे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का योग हो, मतलब दोनों को प्लस कर कर जो बनता है तीसरा अलंकार, वह उभय अलंकार बनता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, क्या है ये, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। तो इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं, इस अलंकार में शब्द भी है और अर्थ भी है। तो दोस्तों इतना ही है, उभय अलंकार सबसे छोटा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, और हाँ भूलना मत साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जो हमारी सबसे पहले जो हम आपको न्यू अपडेट वीडियो बनाने जा रहे हैं, न्यू अपडेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपके ही पास आए। थैंक यू स्टूडेंट।